नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन युद्ध या फिर रूस यूक्रेन वॉर जो कि अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वाले अन्य देशों को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी इसका पलट जवाब देते हुए कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन समेत अन्य देश भी रूस के इस समय खिलाफ हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इसका कारण इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। दोस्तों, माना जाता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा जरूरी नहीं समझता। तो ऐसे में हमारा जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है या इस विवाद का कारण क्या है। सोवियत संघ के जमाने के मित्र रहे ये प्रांत दो देश आज एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए। तो चलिए अपनी इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की जो सीमा है वो पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक माना जाता था कि जो यूक्रेन था वो पूर्ववर्ती सोवियत संघ माने यूएसएसआर के साथ जुड़ा हुआ था और उनका एक हिस्सा हुआ करता था। और जब ये अलग भी हो गए तो उसके बाद भी यूक्रेन में जो रूस का हिस्सा था या एक तरह से बोले तो हक था, वो काफी हद तक दिख रहा था। बात करी जाए तो यूक्रेन की जो सरकार थी उस समय वो भी रूसी शासन को मानती थी, उनके कहने पर ही अपना काम करती थी। लेकिन अगर बात करें तो बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने यूक्रेन के जो लोग थे उनके दिमाग में शासन के विरुद्ध में एक चिंगारी सी जला दी, जिसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। तो चलिए अब हम एक एक टाइम पीरियड से जानेंगे कि कब किस वक्त कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 1991 से। तो बात करें 1991 से तो यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया और साथ में रेफरेंडम से लियोनिद कारवचुक जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो आगे बढ़े और 1994 तक हम पहुंचे। तो 1994 में लियोनिद कुचुमा जो थी उन्होंने लियोनिद कारवचुक को हरा दिया चुनाव में और उसके बाद वो फिर शासन करने लग गई वहां पर। फिर जब ये आगे बढ़ा 1999 में तो यहाँ पे कुचुमा वापस से सरकार में आई, लेकिन इस बार उन पर आरोप लगे। इस बार उन पर अनियमितता के आरोप लगे कि उन्होंने गलती करी या उन्होंने कहीं गलत तरीके से जीता चुनाव को, तो उन पे आरोप लगे। लेकिन कुचुमा वापस से आई सरकार में। बढ़ते हुए बात करें 2004 की तो 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच जो हैं वो राष्ट्रपति बने वहां के। बात करें तो उनके खिलाफ चुनाव में धांधली का आरोप लगा, जो कि उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। और इस प्रदर्शन के जो धांधली का आरोप लगा था, इस प्रदर्शन को जो कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है उस समय। लेकिन राष्ट्र में अगर बात करें तो पश्चिम के पक्षधर विक्टर यानुकोविच को ही राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। बढ़ते हुए अगर बात करें 2005 की तो यूशचेनिको जो थे वहां के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने संकल्प लिया कि वो अब रूस का दबदबा यूक्रेन से कम करेंगे और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की सलाह देंगे। नाटो और ईयू में यूक्रेन को शामिल होने की बात रखी उन्होंने। 2008 की अगर बात करी जाए तो नाटो का यूक्रेन से वादा आया कि आप हमें शामिल हो जाइए। उन्होंने यूक्रेन से वादा किया कि आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया, उन्होंने इस चीज का वादा किया। 2010 की बात करें जब फिर से चुनाव हुए तो यानुकोविच ने राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि यूलिया टिमोशेंको को वहां पे हरा दिया उन्होंने और वो वापस से शासन करने लगे यूक्रेन में। जब वो शासन में आए और जब इस बार अब वो शासन करने लगे तो उन्होंने अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम अब यूक्रेन में बढ़ा दिया। और जो कि माना जाता है कि 2013 की बात है कि यूक्रेन ने यानुकोविच की मदद से यानुकोविच ने यूएस से अपने संबंध को आगे बढ़ाते हुए उनसे एक्सपोर्ट और ट्रेड का काम शुरुआत करा। यूएस के साथ साथ अगर बात करी जाए तो यूएस के साथ उन्होंने रूस के साथ भी ट्रेड प्रबंध का स्टार्ट किया, जो कि बहुत बड़ा एक तरीके से बोले तो आगे तो कीव में एक प्रदर्शन का भी कारण बना इस चीज का कि जब उन्होंने यूएस के साथ साथ रशिया के साथ भी ट्रेड का स्टार्ट किया 2013 में, तो इसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन का भी कारण बना। बढ़ते हुए अगर बात करें तो 2014 में प्रदर्शनकारियों ने 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। संसद में यानुकोविच को हटाने के लिए वोट डाले गए। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रशिया भाग गए। वहीं अगर बात करें तो लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रमियों के में संसद पर रूसी झंडा फहरा दिया। 2017 की बात करें तो 2017 में यूक्रेन और एफयू के बीच में फ्री मार्केट ट्रेड का शुरुआत हुआ। ये फ्री मार्केट ट्रेड चला और इसमें बहुत तेजी से यूक्रेन ने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ करा। समय आता है 2019 का जब यूक्रेन में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है जिसको अब मान्यता मिल गई थी। लेकिन इस मान्यता मिलने से रूस जो है उसको थोड़ी सी नाराजगी हुई कि रूस इस चीज़ से नाराज हुआ और इस पे नाराजगी जताई उसने कि इसको मान्यता क्यों मिली, नहीं मिलनी चाहिए थी मान्यता। जो कि अब ये बढ़ते बढ़ते विवाद जून 2020 तक पहुंचा। जून 2020 की माना जाए तो IMF है उसने $5 बिलियन की सहायता IMF ने
अगर बात करी जाए, अब 2021 का समय आ गया था, 2021 जनवरी की बात करी जाए, तो यूक्रेन ने जो यूएस है उससे बोला कि उन्हें अब नाटो में शामिल होना है, उन्हें अब नाटो का एक हिस्सा होना है, नाटो के साथ काम करना है। उन्होंने इस चीज़ की यूएसए से अपील करी। लेकिन दोस्तों ये विवाद खत्म नहीं हुआ, आगे धीरे धीरे यूक्रेन और डेवलप हुआ। और अगर बात करी जाए तो अक्टूबर 2021 की बात है ये, जब यूक्रेन ने अपना बायरेक्टर TB2 का प्रयोग किया, और जिसके प्रयोग से रशिया जो है वो फिर से नाराज हुआ, उसको फिर ये अच्छा नहीं लगा, उसने नाराजगी जताई। माने आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इनके संबंध पीछे हटते चले जा रहे थे, दोनों देशों में टकराव हो रहे थे, कई हर छोटी छोटी बातों पे दोनों देशों के बीच में टकराव होना स्टार्ट हो चुके थे। चीजों से रूस को अच्छा नहीं लगने लगा, तो रूस ने क्या करा कि नवंबर 2021 को अपनी सेनाओं को यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने अब यहाँ पर अपनी सीमाओं को यूक्रेन की सीमाओं पर अपने सैनिक भेजने स्टार्ट कर दिए, और वहां पर उसने फोर्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि जब ये लगा रहे थे और अपनी सेनाओं को खड़ा करते तो पूरा देश देख नहीं रहा था। अब जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बनने वाला था, जिस पर यूनाइटेड स्टेट ने उसको चेतावनी दी रशिया को कि आप अपने सैनिकों को कैसे बढ़ा रहे हो, वहां पर आप अपने सैनिकों को किस प्रकार से खड़े कर। आगे बात करी जाए तो 7 दिसंबर 2021 को रूसी सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जो बिडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने पुतिन को चेतावनी देते हुए लिखा कि आप अपनी इस संख्या को पीछे खींचिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और आप पर आने वाले समय में आप पर पाबंदियां भी लगेंगी। जब यूएस ने इस चीज पर सवाल उठाए तो 10 जनवरी 2022 को जो यूएस और रशिया के बीच में जो ट्रेड चलते थे, वो उनकी बातचीत जो है वो विफल होने लग गई, और जिसकी वजह से इनके ट्रेड है वो पीछे खींचे गए दोनों तरफ से। बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो 14 जनवरी 2022 का समय आ गया था, और इस समय जो है वो यूक्रेन पर साइबर हमले की जो यूक्रेन है उस पर साइबर हमले के खतरे बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग हर दिन प्रतिदिन लोग साइबर हमलों के बारे में जानकारी दे रहे थे कि उनके पैसे बैंक से गायब हो रहे हैं या उनका फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ, तो ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया उस समय। आगे बात करें तो 17 जनवरी 2022 का समय था, और रूस की सेना जो है वो बेलारूस एक जगह है वहां पर जाना तेजी से बढ़ गई, और वहां पर उन्होंने हमले की तैयारी करने लग गए। 17 जनवरी 2022 की बात है ये। जब पूरा देश, पूरी दुनिया जब ये चीज को देख रहा था, तो 24 जनवरी 2022 को जो नाटो है उसने सेनाओं को स्टैंड बाय पर रखना शुरू कर दिया। उसने बोला कि सेना जो है वो स्टैंड बाय पे हो जाएं। इस पर जो है स्टैंड बाय पे रखा, इस पर जो है वो पुतिन ने एक स्पीच में बोला। 28 जनवरी 2022 की बात है ये। पुतिन ने अपनी स्पीच में बोला कि रूस की जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगा इस चीज पे। इस पर पुतिन ने कहा कि जो रूस की जो मुख्य मांग थी वो सुरक्षा थी, जो कि पूरा नहीं किया गया, जिस पर वो बहुत नाराज हैं, और उन्होंने तभी ये कदम आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो 2 फरवरी 2022 का समय था, जब यूएस ने ये बोला था कि वो अपने 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड रोमानिया भेजेगा, और वहां पे वो अपने सैनिकों को भेजेगा, और वहां पे वो सैनिक वहां पे उनके लिए, यूक्रेन के लिए लड़ेंगे। गया था 4 फरवरी 2022 का, जब पुतिन को जो है वो चीन का समर्थन मिला, और चीन ने बोला कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करें तो जब 7 फरवरी आया तो उस वक्त ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पुतिन जो थे उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात करी, लेकिन मैक्रो ने बोला कि पुतिन मान गए। लेकिन वहीं अगर मैक्रो ने बोला पुतिन मान गए, वहीं रूस ने बोला कि बात नहीं बनी और डील नहीं हुआ। तो ये चीज थोड़ा सा दोनों का अलग अलग जो बात हुई, तो इस पे थोड़ा सवाल उठे कि एक ने बोला कि पुतिन मान गए और एक ने बोला कि डील नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब निकला। बढ़ते हुए बात करें तो तारीख आ गई थी 9 फरवरी 2022 की, जब जो बिडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि रूस जो है वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका वासियों से बोला कि वो देश छोड़ने की तैयारी करे, वो यूक्रेन छोड़कर अपने देश या किसी भी देश जाएं, लेकिन वो यूक्रेन छोड़ें। आगे बात करें तो ऐसा लगा कि माहौल शांत होने वाला है। 15 फरवरी 2022 की तारीख आ गई थी, जब रूस ने अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया था, कुछ सैनिक वापस आने लगे थे, तो ऐसा लगा कि हाँ माहौल शांत हो रहा है, बातचीत से बात बन रही है। लेकिन फिर 18 फरवरी 2022 को यूएस ने एक और स्टेटमेंट जारी करी कि जो रशिया है उसने अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, उसने अपने सैनिकों की संख्या को और ज्यादा कर दिया है, अधिक कर दिया है। और इस पर 19 फरवरी 2022 को रूस की जो सेना थी परमाणु हथियारों का प्रयोग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अब साफ दिख गया था कि हाँ भाई लड़ाई तो होने वाली है।
समय आ गया था 21 फरवरी 2022 का, जब रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों लुहानस्क और दोनेत्स्क को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने सीधे ऐलान किया कि अपने सैनिकों के साथ हमला बोल दो। रूस ने सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और अटैक के लिए ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से जंग शुरू हो गई और रशिया के सोल्जर्स थे वो यूक्रेन में जाके अपना वर्चस्व जमाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। हाल ही में अगर बात करी जाए तो कल की बात करी जाए 25 फरवरी 2022 की, तो जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने साफ बोला कि हमने 27 देशों से मदद मांगी है नाटो की मदद से, लेकिन कोई भी देश हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सबने हाथ जोड़ लिए हैं, सबने बोल दिया है कि कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। यूक्रेन अकेला पड़ गया है। यूक्रेन में ये तक बोल दिया गया है कि जो 12 साल से ऊपर है उनको एक बंदूक पकड़ा दी जाए और वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। यहाँ तक कि अब हाल ही में अभी आज की सुबह की जो न्यूज़ है 26 फरवरी 2022 की न्यूज़ है वो ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो देश नहीं छोड़ सकता। अब उसको यही देश में रह के देश का साथ देना पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि सब देश अपने बच्चों को जो वहां पढ़ने गए थे उनको धीरे धीरे बुलाया जा रहा है वापस, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं। आगे भी अब हमें देखना होगा कि आगे क्या इन चीज पर जो बातचीत है वो बातचीत से मामला टल सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से ही मदद मांगी गई थी यूक्रेन द्वारा, तो मोदी जी ने रशिया से बात करी है इस चीज़ के लिए कि आप प्लीज़ शांति से वार्तालाप से अपनी बातों को रखिए। तो अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे, रशिया कैसे कैसे कदम उठाता है। क्या वो शांत हो जाएगा आने वाले दिनों में या आगे और वो अटैक करने की सोचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने लगभग सब बता दिया कि 1991 से 26 फरवरी 1991 से 26 फरवरी 2022 तक जो भी चीज़ रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था वो मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है।